बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 11 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। इन शहरों में नए एयरपोर्ट बनेंगे और वहां से छोटे विमानों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इनमें वीरपुर, मेहरमा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा शामिल है। जब पिछले दिनों केंद्र सरकार के पास इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बोलियां प्राप्त हुई है, अब इन शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने की संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार बिहार सरकार से इन हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर एक अश्लील टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे महिलाओं पर चाटुकारिता यानी कि आंख सेकने करने जा रहे हैं। ये टिप्पणी तब आई जब नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जो महिलाओं से सीधे जुड़ने के उद्देश्य से एक राज्य पहल है। ये टिप्पणी तब आई जब नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जो महिलाओं से सीधे जुड़ने के उद्देश्य से एक पहल है। आपको बता दूं कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने नीतीश कुमार की महिला रैली पर लालू प्रसाद की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। रंजन ने कहा है कि लालू को नहीं पता होगा कि बिहार के लोगों ने उन्हें पहले कैसे बर्दाश्त किया है। ये लोग घृणित मानसिकता वाले हैं, जब उनका असली चरित्र अब सामने आ गया है। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी की निंदा की है। सम्राट चौधरी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चिंता पैदा करता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव को अस्पताल जाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व नेता की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा कि लालू जी अंतिम चरण में हैं, वे चीजों को समझने और कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। दोस्तों बिहार के पटना में एक ऐसी मिठाई मिलती है जो कि देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के कचौरी गली चौक पर एक मिठाई की दुकान है जो कि 150 वर्ष पहले यानी कि 150 साल पुरानी बताई जाती है। इस दुकान पर एक खास मिठाई खुरचन मिलती है। जब मिठाई का नाम है खुरचन। ये मिठाई मिलती है जिसे खरीदने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं। जी हाँ, विदेश से भी इस मिठाई को खरीदने के लिए आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसी मिठाई होगी। इस मिठाई को दूध की छाली से तैयार किया जाता है। आपको बता दो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मिठाई के दीवाने हैं। जहाँ इस मिठाई को तैयार कर रहे कारीगरों ने बताया है कि ये मिठाई स्पेशल तरीके से तैयार की जाती है। 3 चूल्हे जल रहे होते हैं, जिसमें एक कम आंच की होती है, दूसरी मध्यम आंच की और तीसरी तेज आंच। लोहे की बड़ी कढ़ाई में एक बार में आधा लीटर कच्चा दूध डाल दिया जाता है। फिर उसे कुछ देर कम आंच पर पकाया जाता है। उसके बाद मध्यम आंच पर और फिर इसे तेज आंच पर पकाया जाता है। जब पूरा दूध सूख करके छाली के रूप में आ जाता है, उसके बाद चूल्हे से उतार लिया जाता है। इसके बाद मिठाई को तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि जो इस मिठाई का स्वाद चख चुके होते हैं वे विदेश में भी रहते हैं, तो फिर घर आते हैं और जरूर ऑर्डर करके खाते हैं। जब पटना से लोग अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में भी इस मिठाई को ले जाते हैं। बाहर में खुले वातावरण में ये मात्र 24 घंटे तक ही टिक सकती है और फिर फ्रिज में रखने पर यह लंबे दिनों तक रह सकती है। दोस्तों बिहार के सरकारी विद्यालय में कुछ शिक्षक सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, जहां उन्हें पढ़ाने में कोई भी वास्ता नहीं है। विद्यालय में छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है। ये शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त चिट्ठी लिखी है। बिहार के सरकारी विद्यालय में निरीक्षण को लेकर के एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा है। पत्र में कई बिंदुओं पर चिंता जताई है। जहाँ अपर मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में फर्जी उपस्थिति दिखाई गई जा रही है। प्रधान अध्यापक और फिर शिक्षकों के द्वारा अभी भी फर्जी उपस्थिति लगाई जा रही है। जी ये दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो फिर इससे काफी कम छात्र उपस्थित रहते हैं। कई स्कूलों ने यह भी बताया है कि उनके विद्यालय में अधिक छात्र नामांकित है, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति काफी कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं।
दोस्तों बिहार में बेटियों की संख्या कम हो रही है, ये चिंता देने वाली खबर सामने आई है। जो रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 882 है, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खराब स्थिति में है। जब खबर के अनुसार बिहार के वैशाली जिले में यह अनुपात 800 से भी कम पाया गया है। इसके अलावा भोजपुर, सारण, गोपालगंज और फिर अन्य जिलों में भी लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है। इन जिलों में बेटियों की घटती संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। इस समस्या को लेकर के बिहार सरकार गंभीर है और फिर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की है, जो उन्होंने राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्भधारण के पहले और फिर प्रसव से पहले निदान तकनीक अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं पर बिहार सरकार ने लैंगिक असमानता को दूर करने और फिर लिंग अनुपात में सुधार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रमुख है, जो कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने और फिर लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही है। इसके अलावा बेटी बचाओ और फिर बेटी पढ़ाओ अभियान को भी तेज किया जा रहा है। दोस्तों बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। राजधानी पटना में कल दिन भर बादल छाए हुए रहे। गया, गोपालगंज में हल्की फुहारें भी पड़ी। गया में 2.2, गोपालगंज के कुचायकोट में 1.6, सिवान के हुसैनगंज में 1 किलोमीटर वर्षा हुई है, 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बिहार के बचे हुए भाग में कोहरे का प्रभाव रहा है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर से यानी कि आज से बिहार में मौसम में फिर से बदलाव के संकेत हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है आज से और ज्यादा। और फिर बक्सर, जीरादेई राज्य का यानी कि बिहार का सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा, वहां पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर सहरसा के अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रिकॉर्ड किया गया है, जहां वहां पर न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर राजधानी पटना के अधिकतम तापमान 25.8 एवं न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के चल रही सियासी बहस के बीच लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को एक तरह से दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी को तरजीह दी है। जी हाँ, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को देने की बात पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर के कहा कि कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाए। जब वहीं पर इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की काम सौंपने की बात का समर्थन किया था। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर भी निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव से जब नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर के सवाल किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि वे आंख सेकने जा रहे हैं, जाने दीजिए, जहाँ वो यात्रा नहीं करेंगे, सिर्फ आंख सेकने जा रहे हैं। पहले आंख सेकेंगे, अपना फिर सरकार बनाने के लिए सोचेंगे। जब वहीं पर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के 200+ सीट जीतने के दावे पर भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे पहले आंख सेकें, अपना फिर अपने सरकार बनाने के लिए सोचें। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने तक का समय बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। आरजेडी कांग्रेस से लेकर के ओवैसी तक मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, तो फिर वहीं पर जेडीयू कसमकस की स्थिति में है। जेडीयू का एक धरा ये बताने में जुटा हुआ है कि मुस्लिम समाज का वोट अब उसे नहीं मिलता है, तो दूसरा धरा ये बता रहे हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देते हैं। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बाद संजय झा ने मुस्लिम वोट जेडीयू को नहीं मिलने की बात खुले तौर पर कही, तो फिर नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान इस बात को मानने के लिए रजामंद नहीं है। जेडीयू के दिग्गज नेता और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुस्लिम वोट को लेकर के मुजफ्फरपुर में बड़ा बयान दिया था। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 2 दिन पहले सीमांचल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीधे मुसलमानों को टारगेट किया था, जहां उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के राज्य में बिहार में कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा और फिर उन्होंने सबके लिए काम किया है। अभी तक जिन्होंने वोट नहीं भी किया है और लगता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है और फिर आपकी सेवा की है, तो फिर अब अपील करते हैं कि वे इस बार आप अपने नीतीश कुमार को वोट दें। संजय झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिमों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है, अभी तो विपक्ष को वोट मिलता है। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि इस बार जरूर वोट दें। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, ये इसमें कोई भी दो राय मत नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को यानी कि मुसलमानों के लिए काम किया है, वह पहले कभी नहीं हुआ था। ललन सिंह, अशोक चौधरी और फिर संजय झा ये बताने में जुटे हुए हैं कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, तो फिर वहीं पर जेडीयू की मुस्लिम लॉबी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने यह कहा था कि जेडीयू को बिहार में सभी जातियों और फिर धर्मों के लोग वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना भेदभाव के काम किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को मुसलमानों के साथ साथ हर जाति और फिर धर्म का वोट मिलता है, क्योंकि नीतीश जाति और फिर धर्म को देख करके काम नहीं करते हैं। इसके अलावा जेडीयू के दूसरे मुस्लिम नेताओं ने भी कहा कि मुस्लिम वोट भले ही पहले की तुलना में अब कम मिल रहा हो,
को, लेकिन ये सही नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान अध्यापक पद के लिए आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया है। अब ये काउंसलिंग 12 दिसंबर की बजाय 20 और 21 दिसंबर को होगी। दरअसल बीपीएससी ने पहले प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग 12 से 13 दिसंबर तक कराने का फैसला किया था, लेकिन किसी कारणवश अब प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग को 20 से 21 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया है। वहीं पर प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग में मामूली बदलाव किया गया है, जहाँ बीपीएससी कार्यालय में 20 और 21 दिसंबर को प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग 5 स्लॉट में होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर के शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान प्रधान अध्यापकों को प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, 3 फोटो समेत कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा है। कहा है कि सरकारी खजाने पर बिहार यात्रा करेंगे सीएम। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस यात्रा पर होने वाले सरकारी खर्च को लेकर के तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मात्र 15 दिनों की यात्रा में अरबों रुपए बिहार के खजाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार प्रसार की बाढ़ में बहाने जा रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट नोट जारी करते हुए अपने प्रेस बयान में कहा कि 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए। जी हां, आपने सही सुना, और ये कैबिनेट नोट भी सही पड़ा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा है कि 20 साल तक बिहार को बेतहाशा बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पलायन, जानलेवा महंगाई, अपराध था, भीषण भ्रष्टाचार की आग में झोंक करके नीतीश कुमार द्वारा पिछड़े और फिर दलित गरीब राज्य की गरीब जनता का 225 करोड़ 78 लाख रुपए अपनी चुनावी पिकनिक पर फिजूल खर्ची करना क्या जायज है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीविका दीदियों के दर्द, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के ध्वस्त हुए सैकड़ों पुल पुलिया, अनियंत्रित अपराध, बेलगाम महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, प्रशासनिक अराजकता, थानों और फिर ब्लॉकों में अन्याय, अत्याचार और फिर रिश्वतखोरी की पराकाष्ठा, जहरीली शराब से हजारों लोगों की जान जाना, शराबबंदी की विफलता, स्मार्ट मीटर की भारी धोखाधड़ी, संस्थागत भ्रष्टाचार, अफसरशाही इत्यादि को कोई भी यात्रा अब इनके विनाश की मात्रा में को नहीं छुपा सकती। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिलाओं के लिए जमीन पर कुछ नहीं किया, प्रचार के लिए अरबों रुपए के अधिकारियों के हाथों लुटवाया जा रहा है। संवाद के शून्य मुद्दे पर नीतीश कुमार 225 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी चुनाव के पहले प्रदेश के यानी कि बिहार के दौरे पर निकलते हैं। जो अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही ये महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। दोस्तों, बिहार की सीमा में संचालित ईंट भट्टों की अनियमितता को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। समीक्षा बैठक में सरकार के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि सैकड़ों ईंट भट्टे ऐसे हैं जो समय पर टैक्स नहीं देते। अनेक ऐसे भी हैं जिनके पास इन्हें स्थापित करने और फिर संचालित करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी बिहार की सीमा में चल रहे, जिसे देखते हुए सरकार ने भट्टों के चिन्हित करते हुए उन्हें बंद करने का निर्देश दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक ईंट भट्टों की समीक्षा के क्रम में नीलाम वाद से लेकर के भट्टों पर बकाया राशि, प्रदूषण नियंत्रण परिषद से जारी होने वाले सीटीआई और फिर सीटीओ समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद खनिज विकास पदाधिकारियों के नियमित ईंट भट्टों के निरीक्षण के साथ ही बकाया राशि का आकलन और फिर वसूली राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की तैयारियां तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए डिनर पॉलिटिक्स का भी सहारा लिया जा रहा है। मंगलवार को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के दिल्ली आवास पर डिनर का आयोजन रखा गया था। इस डिनर में गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी, जेडीयू और फिर लोजपा के बड़े नेता शामिल हुए। डिनर में बिहार एनडीए के सभी सांसदों को बुलाया गया था। डिनर के जरिए बिहार में एनडीए में बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तान एवं मोर्चा लोजपा शामिल हुए। जब पांचों ही दलों को लोकसभा की 30 सीटों पर जीत मिली थी। जब बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें। लोकसभा चुनाव में पस्त होने के 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। इस उलटफेर के पीछे एनडीए के तीनों दलों के कोऑर्डिनेशन को मजबूत बताया जा रहा है। बीजेपी ने कोऑर्डिनेशन में बड़ी भूमिका निभाई थी। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इस बार अजित पवार के वोट भी बीजेपी में शिफ्ट हुए।
दोस्तों, बिहार की महिलाएं आजकल देश दुनिया में अपने काम के बदौलत खास पहचान बना रही है। अब एक बार फिर से बिहार की एक महिला अपने बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित की जाएगी। दरअसल बिहार के छपरा में MBA पास मुखिया को इस बार राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। तरैया प्रखंड की देवड़ी पंचायत की मुखिया प्रियंका सिंह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से राष्ट्रपति सम्मानित होने वाली सारण की अकेली मुखिया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भारत के राष्ट्रपति 11 दिसंबर को यानी कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित करेंगे। आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका सिंह को सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। जब पिछले दिनों वुमेन फ्रेंडली पंचायत के लिए देश भर के चुने गए ग्राम प्रधानों में मुखिया प्रियंका भी शामिल थी। उन्हें राजस्थान के रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज के पितामह कहे जाने वाले SM विजयानंद ने सम्मानित किया था। जब राष्ट्रीय समारोह पंचायत से पार्लियामेंट तक के कार्यक्रम में सशक्त महिला जनप्रतिनिधियों में भी इनका चयन किया गया। वहीं पर प्रियंका सिंह को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भी सम्मानित किया गया। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाली विशेष परेड में शामिल हो चुकी है। जहां प्रियंका ने बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली से MBA की पढ़ाई की। कोर्स करने के बाद महिंद्रा एवं महिंद्रा और फिर बाद में इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी मिल गई। जब वहां से 80,000 सैलरी की नौकरी छोड़ करके प्रियंका गाँव का रुख किया और फिर पंचायत प्रतिनिधि बनकर के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में जुट गई। हालांकि घर वालों को प्रियंका सिंह का ये फैसला थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन बाद में सभी राजी हो गए। दोस्तों, अगर आपको आपातकाल में खून की जरूरत हो तो अब आपको एक कॉल में आसानी से खून मिल जाएगा। बिहार सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप 104 नंबर पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये खबर कल भी दी गई थी, कल की खबर वीडियो में ये खबर दी गई थी, लेकिन ये खबर आपको आज दोबारा दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। जी हाँ, क्योंकि जब किसी को अगर ब्लड की जरूरत होती है तब लोग इधर उधर भागते हैं और उनको सूझ नहीं रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या, कहाँ से ब्लड लाए। तो ऐसे में ये खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जिसको भी ब्लड की जरूरत हो तो वो 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यानी कि 104 इस नंबर पर कॉल करके ब्लड अपना मंगवा सकते हैं। इस खबर के इंपॉर्टेंट रहने की वजह से ही खबर दोबारा दिया जा रहा है कि इस नंबर पर संपर्क करने पर जरूरतमंदों को तुरंत रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इस नंबर पर रक्त केंद्र और फिर रक्त उपलब्धता से संबंधित जानकारी ई-रक्त कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड बैंकों की कमी को दूर करने के लिए ये विशेष प्रयास किया जा रहा है। 21 सितंबर 2023 के बाद से अब तक रक्त संग्रह इकाइयों की संख्या 6 से बढ़ाकर के 64 कर दी गई है। इसका लाभ बिहार के अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर अनुमंडल अस्पतालों में लोगों को मिलना शुरू हो गया है। बिहार के 48 संस्थानों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन लगाई गई है। सहकारिता विभाग की ओर से डोर स्टेप बैंकिंग योजना की शुरुआत की गई है। बैंक मित्र या फिर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट के माध्यम से विभाग की ओर से किसानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को साख की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, बिहार के पटना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर 2 महीने से लोग भीषण ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं। इसे जाम नहीं बल्कि महाजाम कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पटना से लेकर के आरा छपरा तक 70 किलोमीटर का लंबा महाजाम लगा हुआ है। ये जाम एक दिन से नहीं बल्कि पिछले 2 महीने से लगा हुआ है। जहाँ सड़क पर करीब 20,000 से ज्यादा ट्रक खड़े हैं। जहाँ 1 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा से ज्यादा का समय लग रहा है। जहाँ ट्रक रैंक करके सफर तय कर रहे हैं। 3 जिलों की पुलिस परेशान है, लेकिन जाम अभी तक कोई भी ठोस उपाय नहीं हो पा रहा है। जाम अभी तक नहीं खुल पाई है। 70 किलोमीटर के इस दायरे में कई गांव के और फिर शहरों के लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि जाम के दायरे में आने वाले करीब 25 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अल्पसंख्यकों से सशक्तिकरण और फिर राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए कई दूरगामी और फिर प्रभावशाली कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है, बल्कि बिहार के सबसे ज्यादा विकास और फिर सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और फिर बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक पास करने वाले 2 लाख छात्रों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। स्नातक और फिर परास्नातक का स्तर 1.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में 500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन किया गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि रोजगार और फिर कौशल विकास के लिए सरकार ने 30 नए ITI स्थापित किए हैं। इसके माध्यम से 50,000 से अधिक युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिला है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 2023-24 के 200 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए हैं। वहीं पर 50,000 महिलाओं को स्वरोजगार और फिर प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। दोस्तों, क्या आपको मेडिकल फील्ड में अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है? दरअसल बिहार में आयुष डॉक्टर्स की बड़ी भर्ती चल रही है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी कि SHSB ने आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुष डॉक्टरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इन पद के लिए पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। वहीं पर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे है। दरअसल आयुष डॉक्टर की ये वैकेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विभाग केंद्र के लिए है। दोस्तों, आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के 4थे चरण का आगाज करेंगे, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान जम्मू में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और फिर बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। जब वहां पर यात्रा को रोक करके वे रांची के लिए रवाना हो गए थे। तेजस्वी यादव की यात्रा के 4थे चरण का आगाज मिथिला से होगा, जो सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा के 4थे चरण का प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर सुपौल, 16 दिसंबर सहरसा, 17 दिसंबर मधेपुरा, 18 दिसंबर अररिया, 19 दिसंबर किशनगंज, 20 दिसंबर पूर्णिया, 21 दिसंबर कटिहार, 22 दिसंबर भागलपुर जाएंगे। जब तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए जिलों में जगह भी तय कर ली गई है। तेजस्वी यादव की 4थे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में शादी करने पहुंचे एक दूल्हा नशे में टल्ली होकर के जयमाला के स्टेज पर झूमने लगा और देखते ही देखते चारों ओर चित हो गया। जी हाँ, इस घटना के बाद शादी समारोह में हरकंप मच गया। जब इस बात की जानकारी दुल्हन को हुई तो फिर उसने शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारी बवाल हुआ। दरअसल बेगूसराय जिले के तैयाए सहायक थाना क्षेत्र के काजीर सलमपुर गाँव में एक विवाह समारोह में दूल्हे के नशे में धुत होने के कारण शादी टूट गई। 8 दिसंबर को बुलबुल महतो की बेटी की शादी तेगरा थाना क्षेत्र के दनियालपुर नया टोला निवासी भुल्ला महतो के बेटे से हुई थी। बारात के आने पर दूल्हे को नशे की हालात में देखा गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ था। जयमाला के दौरान दूल्हे स्टेज पर गिर गया। दूल्हा इस घटना से दुल्हन और फिर उसके परिवार वाले बेहद आहत हुए और उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे के नशे की आदत के बारे में जानकर के लड़की के परिवार वालों ने बारातियों को बंधक बना लिया और फिर शादी का सारा खर्च वापस मांगने लगा। 9 दिसंबर को शादी का सारा सामान वापस करने के बाद लड़की वालों ने दूल्हे को मुक्त कर दिया। दोस्तों, बिहार के किसान धीरे धीरे पारंपरिक खेती से नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आप खेती के जरिए अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो फिर गेंदा की खेती एक आकर्षक विकल्प हो सकता है आपके लिए। परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी या फिर फूलों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। गेंदा के फूलों की मांग साल भर रहती है, जो कि अनुष्ठानों और फिर समारोह के लिए जरूरी होती है। बिहार का बागवानी विभाग इस प्रयास में किसानों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। गेंदा की खेती उनके जीवन में खुशहाली ला रही है, इसलिए बिहार सरकार किसानों को गेंदा की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार इसके लिए 70% तक सब्सिडी दे रही है। आपको बता दें कि बिहार भारत के कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, जिसकी लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। परंपरागत रूप से यहाँ के किसान केवल मुख्य फसलें उगाते थे, जो कि अत्यधिक वर्षा या फिर सूखे के प्रति संवेदनशील होती थी। हालांकि बागवानी फसलों के साथ मौसम की चिंताएं कम हो गई है। आपको बता दूं कि वर्तमान में किसान अमरूद, आंवला, जामुन, आम, लीची, पपीता, केला और फिर मशरूम की खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं। बिहार में फूलों की खेती का विस्तार करने के लिए कृषि विभाग बागवानी विकास मिशन योजना के तहत गेंदा के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। आपको बता दूं कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 गेंदे के पौधे लगाए जा सकते हैं, जब किसानों को 1 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सब्सिडी मिलती है।
दोस्तों बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब खेत में बीज की बुआई बिना किसी मजदूरों के कर सकते हैं। ये सस्ती मशीन कम लागत में खेती करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि इस खबर की इस मशीन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बीज ड्रिल मशीन है। यह बीज ड्रिल मशीन कहाँ कितनी सब्सिडी पर मिल रही है हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बीज की बुआई की पूरी करने के लिए किसानों को मजदूर की जरूरत पड़ती है, जिसमें भारी खर्च बैठता है। लेकिन किसान अगर चाहे तो फिर नई तकनीक का इस्तेमाल करके इस काम को कम खर्च में आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। जहाँ कई ऐसे कृषि यंत्र है जिससे किसान खेत का काम कम लागत और फिर समय के बिना मेहनत कर सके। इससे बढ़िया उत्पाद मिलेगा और फिर ये मशीन बिना डीजल पेट्रोल के चलती है, जिससे लागत भी नहीं आएगी। जिस मशीन की बात कर रहे हैं वह सोयाबीन, चना, सूरजमुखी, मक्का, मटर, मूंगफली आदिवासियों की बीज कर्सन किसान बो सकते हैं, जिसके लिए 1 एकड़ में किसानों को 5 मजदूर चाहिए होते हैं। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीज ड्रिल मशीन की कीमत की बात करें तो ये 5,000 रुपये की मशीन कृषि प्रदर्शनी सोनपुर मेले में मिल रही है। ये मशीन किसान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेला बिहार राज्य सरकार की तरफ से आयोजित हुआ है। इस पर 40% अनुदान भी मिल रहा है। अनुदान के लिए किसान को आवेदन करना होगा। दोस्तों बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जहां जमीन सर्वेक्षण को लेकर के लोगों के मन में कई तरीके के सवाल है। राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग इन सवालों के जवाब देने के लिए एक आंसर गाइड तैयार कर रहा है। आपको बता दूं कि इसमें अक्सर पूछे जाने वाले 16 प्रश्नों के जवाब होंगे, जैसे कि जमीन के कौन से कागजात मान्य है, सरकारी जमीन का क्या होगा, वंशावली कैसे तैयार करें, दाखिल खारिज न होने पर क्या करें और भी बहुत कुछ। जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से ये गाइड अगले 10 दिनों में जारी होंगे और फिर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगी। साथ ही अंचल कार्यालयों और फिर सार्वजनिक जगहों पर भी इसके पोस्ट लगेंगे। दरअसल बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन मालिकों को कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जमीन सर्वेक्षण से जुड़े हुए कई सवाल उनके मन में उठते हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए परेशान लोग राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की सुविधा को देखते हुए विभाग ने ऐसे 16 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब की एक गाइड बुक तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि ये गाइड लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। इससे उन्हें जमीन से जुड़ी हुई सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके बाद उन्हें किसी भी तरीके के सवालों के जवाब के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। ये गाइड 10 दिनों के अंदर विभाग की तरफ से जारी कर दी जाएगी। दोस्तों बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के आजकल बहुत फरफरा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंडिया गठबंधन की बारात में तेजस्वी की हैसियत एक बैंड वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभाकर मिश्रा ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में सिर फुटोबल की स्थिति में, जब बिहार की हार की हताशा इतनी गहरी है कि नेतृत्व को लेकर के घमासान मचा है। जब कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। असल में इंडी गठबंधन घमंडियों और फिर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। जब इनका घमंड 7वें आसमान पर है, जब घमंड ही इनके विनाश का कारण बनेगा। इंडिया गठबंधन का नामो निशान जल्द ही मिटने वाला है। मिश्रा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नामो निशान जल्द ही मिटने वाला है। इंडिया गठबंधन के नेता हार का ठेकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों बिहार में महिलाएं अब सुरक्षा मांगने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए जानी जा रही है। देश में सबसे ज्यादा 29% महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। वर्तमान में बिहार में करीब 29,000 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं। जब अभी नई बहाली के बाद ये संख्या और बढ़ेगी, जब महिलाएं सिपाही से लेकर के डीजी तक के पद पर है। जब महिलाएं थानों की कमान संभाल रही तो फिर डायल 112 की गाड़ियां भी चला रही है। बिहार में पहली बार महिला बटालियन का भी गठन हुआ है। जब सभी 40 पुलिस जिलों में एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक महिला थाना की स्थापना की गई है। इसके लिए अलग अलग कोटे के 647 पदों का सृजन किया गया है। जहां अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन हुआ है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में 1 जनवरी 2005 को महज 893 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी थी। इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव साल 2013 में आया, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि किसान से किसी को कोई भी मतलब नहीं है। देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान और केवल जात पात का खेल चल रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि जब चुनाव आया तो फिर सरकार ने किसानों से समझौता कर लिया। आपने कहा इतने दिन के अंदर एमएसपी लागू कर देंगे। पंजाब, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसानों के अलावा और किसानों को लेकर के कोई भी मतलब नहीं है। क्या बिहार और फिर बंगाल के किसानों को एमएसपी नहीं चाहिए? बिहार में कोई पार्टी किसानों के हित में बात नहीं करती है। बीपीएससी को लेकर के पप्पू यादव ने कहा कि पटना
पटना में छात्रों के साथ जो घटना घटी है ये सब एजुकेशन माफिया की देन है। जब कोचिंग और फिर बीपीएससी की सांठगांठ है, सब पैसा कमाने के लिए स्टूडेंट का करियर समाप्त करने में लगे हैं। जब सर्वर डाउन होने के कारण 80,000 छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ये बहुत गलत बात है। मेरा मानना है कि बिहार में अफसर राज है, नीतीश राज नहीं है। ये अफसर की सांठगांठ बिहार चल रहा है। AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग खुद निसंतान हैं वे दूसरे को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह देते हैं। मोहन भागवत बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं, ये कहना है अख्तरुल ईमान का। आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान ने RSS प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत जैसे लोग जिनके खुद के बच्चे नहीं है जनसंख्या नियंत्रण और 3 बच्चों की नीति पर बात करते हैं। आपको बता दूं कि AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने RSS प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। जहां किशनगंज के सिंघिया चौक पर एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जैसे लोग जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं जनसंख्या नियंत्रण और फिर 3 बच्चों की नीति पर बात करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले ये बताएं कि मोहन भागवत के कितने बच्चे हैं। जिसका एक भी बच्चा नहीं है वे दूसरों को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे हमेशा से कहते आए हैं कि लोगों को अधिक से अधिक बच्चा पैदा करना चाहिए। उन्होंने इसे देश और सेना की सुरक्षा से जोड़ा और कहा कि कुछ बच्चे देश के लिए काम करेंगे और कुछ सरहद पर देश की रक्षा करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि देश में गरीबी जनसंख्या का असली कारण है। उन्होंने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में दलित और फिर पिछड़े वर्ग के बीच ज्यादा बच्चा पैदा होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अमीरों के पास साधन है इसलिए उनके बच्चे कम होते हैं। उन्होंने सरकार से गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग खुद निसंतान हैं और दूसरे को सलाह देते हैं कि कितने बच्चा पैदा करना है नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती आबादी को वरदान समझना चाहिए। आज हमारे देश में तरक्की हो रही है जबकि जापान जैसे देश बूढ़े हो रहे हैं। भारत की युवा आबादी ही इसकी ताकत है। वहीं पर किशनगंज के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों ने देश के विभाजन के समय अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि जब देश बढ़ रहा था तो फिर ये इलाका पाकिस्तान में जाने वाला था, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक अत्याचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या जुल्म है, चाहे वह किसी भी धर्म या फिर देश में हो। जहाँ उन्होंने कहा कि एक इंसान की हत्या ईश्वर के घर को गिराने के समान है। हम हर जुल्म का विरोध करते हैं। ये कहना है अख्तरुल ईमान का। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में एक लड़की से दुर्व्यवहार करने का विरोध करने पर परिजन पर 2 बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया। आपको बता दो कि भाई, बाप और फिर भांजा घायल हुआ है, जिसके बाद एसपी को आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। एक मामला किशनगंज का है, जहाँ किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड के तुलसिया कुम्हार टोले निवासी के द्वारा सोमवार संध्या को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। तो घटना किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के तुलसिया कुम्हार टोले की है, जहाँ पर रात को पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कार्यालय में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में पीड़ित सुनील कुमार गणेश ने बताया है कि उनकी बहन से दुर्व्यवहार और छेड़खानी करने वाले युवक का विरोध करने पर उन्हें उनके पिता और फिर भांजे को अपने घर से हथियार से वार करके घायल कर दिया। जहां पर पीड़ित सुनील कुमार गणेश ने बताया है कि उनकी बहन बीते 6 दिसंबर को अपने घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकने गई थी। उसी बीच त्रिलोक महतो के द्वारा उनके बहन से बदतमीजी किया गया, जिसके बाद लड़की के परिजन विरोध करने पर आरोपी युवक और फिर उनके साथ ज्योतिष महतो नामक व्यक्ति ने आकर के लड़की के परिवार वाले पर चाकू से वार कर दिया। यह ठंड का मौसम रहने के कारण जैकेट और स्वेटर से कुछ बचाव हुआ, जिससे जान बच गया, मगर चाकू की धार से 3 लोग घायल हो गया है। गांव वालों की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र टप्पू में इलाज कराया गया तथा इलाज के बाद एक लिखित आवेदन थानाध्यक्ष दिगल बैंक को सुनील कुमार गणेश केंद्र के द्वारा दिया गया। इस आवेदन पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे सभी ग्रामीण आहत और डरे हुए हैं। जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और फिर एसपी सागर कुमार के समक्ष आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।